हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 2026 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि क्लास टाइमिंग क्या क्या रहने वाली है पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग एवं पॉलिटेक्निक का। और आप सभी को इतना चीज़ मिलने जा रहे हैं 2026 में, इतना चीज़ मिलने जा रहा है, इतना चीज़ मिलने जा रहा है। तो आप सभी कोशिश करिए इस चैनल से जुड़ने के लिए और क्लास को कंटिन्यू रखिए। क्या जब तक आप सभी क्लास कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं तब तक आप सभी को कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। आज ये जो है केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका आज लेक्चर थर्ड है। क्या लेक्चर जो है थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड हो गया है, जिसमें से पूरी जानकारी लगभग में ख़त्म हो गया है। और आज जो है लगभग में ये जो चैप्टर जो है सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका आज लेक्चर ख़त्म होने वाली है, यानी कि ये चैप्टर ख़त्म होने वाली है। इस पर जल्द ही 30 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन आएगी, जिसमें से आप सभी को पूरी जानकारी हो जाएगा कि जितना थ्योरी पढ़े थे उसी से क्वेश्चन हैं। तो आप सभी को इतना चीज़ मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। और ये जो 2026 में जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक ये क्लास चलती रहेगी। क्या तब तक ये क्लास चलती रहेगी, लेकिन थ्योरी जो है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होगी। क्या आज फर्स्ट चैप्टर जो है ख़त्म होगी और इस पे 30 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन जल्द ही आने वाला है। क्या 30 टू 50 क्वेश्चन जल्द ही आने वाला है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए और 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइए। बेहतरीन तरीक़ा से आप सभी को समझाया जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कंटेंट भी मिलने वाला है। मतलब थ्योरी मिलेगा और थ्योरी आपका कंटेंट हुआ और कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट हुआ। 5000 प्लस क्वेश्चन, ये जो 30 टू 50 बोल रहे हैं, 30 टू 50, ये टोटल 5000 क्वेश्चन होने वाली हैं। और PYQ मिलने वाली है ओल्ड 5 ईयर्स का, एवं बिल्कुल फ्री में, यानी कि मुफ्त में दिया जाएगा PDF। और ये कहाँ PDF मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जब ये जो है हर चैप्टर 5-5 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, तब क्यूज स्टार्ट किया जाएगा। क्यूज कब स्टार्ट किया जाएगा, ये जो है 5-5 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब क्यूज स्टार्ट किया जाएगा। क्यूज में आप सभी को यह किया जाएगा कि अभी जो आप सभी को एक बात बताना चाह रहे हैं कि जो भी अभी क्लास चल रहे हैं जिसमें 30 टू 50 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, उनको आप सभी A4 साइज पेपर में लिखने का कोशिश कीजिए। और A4 साइज पेपर में कैसे नोट्स तैयार करें, ये एक जल्द ही वीडियो बन के आएगा कि 2026 के लिए BSc नर्सिंग का नोट्स कैसे तैयार करें। क्या नोट्स कैसे तैयार करें, वो पूरी जानकारी आप सभी को दे दिया जाएगा। कैसे तैयार करना, नहीं तैयार करना, पूरी जानकारी बेहतरीन तरीक़ा से दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यानी कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उनको शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आप सभी के लिए बेहतरीन हो सकती है। यानी कि आज का क्लास लेक्चर थर्ड है। पिछले क्लास में ये सारे पढ़ लिए थे। क्या ये सारे पढ़ लिए थे। आज की क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं ऊष्मागतिकीय, क्या थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकीय, क्या ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनामिक्स, जो जिसका नाम क्या है थर्मोडायनामिक्स इंग्लिश में। अब ये क्या होता है, ऊष्मागतिकीय क्या होता है। ऊष्मागतिकीय अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या फिजिक्स संभव है। ऊष्मागतिकी पे ही, ऊष्मागतिकीय एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा है चैप्टर है जो एक आगे चल के एक सब्जेक्ट यानी कि एक बुक ही बन जाता है। ऊष्मागतिकीय बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उतना अपने सबको नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम, यानी कि थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन जो है आप सभी से बन जाएगा। क्या कोई भी क्वेश्चन जो है आप सभी को बन जाएगा। और 2026 में ये आप सभी के लिए ऊष्मागतिकीय से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या 3 क्वेश्चन हर बार आता है। क्या 3 क्वेश्चन जो है हर बार आता है। जो आपके सीनियर हैं या जो अभी कॉलेज में चल गए हैं उनसे आप सभी पूछ सकते हैं, या जिसका ये सेकेंड यानी कि सेकेंड चांस है, सेकेंड बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो भी जान पाएंगे कि ऊष्मागतिकीय से कितना क्वेश्चन उठाया जाता है। क्या ये चैप्टर बहुत है, फिजिक्स में चैप्टर बहुत है, जितना क्वेश्चन है उतना चैप्टर है, तो उतना क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन उठाना संभव ही बनता है। तो इसमें देखिए ऊष्मागतिकीय क्या होता है। ऊष्मागतिकीय क्या होता है, ऊष्मागतिकीय ये ऊर्जा और उसके रूपांतरण से संबंधित आता है। ऊष्मागतिकीय में ऊर्जा तो होता ही है, ऊष्मा में क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा मतलब समझ में आता है ऊर्जा, और रूपांतरण मतलब बदलना, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना। क्या बदलना, चेंज होना। और ऊष्मागतिकीय के कुछ नियम होते हैं। क्या ऊष्मागतिकीय के कुछ नियम होते हैं, जिसमें से प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम पे आधारित है। तो ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप सभी पढ़े हैं। ये क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, यानी ये तो न तो चेंज होती है और न ही एक रूप से दूसरे रूप में, एक सेकेंड,
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह एक रूप से दूसरे रूप में ना तो इसमें द्रव्यमान में चेंज होती है ना कुछ में चेंज होती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। क्या? एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, परिवर्तित होता है, रूपांतरण होता है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। और द्वितीय नियम क्या होता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी की अवधारणा से संबंधित है। क्या द्वितीय नियम क्या कहता है? एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी से फार्मूला बनता है। क्या थर्मोडायनामिक्स में बहुत बड़ा एंट्रोपी और एंथैल्पी पे ये आगे चल के फार्मूला देखने को मिलेगा। क्या एंट्रोपी और एंथैल्पी पे फार्मूला देखने को मिलेगा? तो चलिए इस पर अभी देख लेते हैं एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी किसी प्रणाली की वह व्यवस्था होती है जो तो यह तो न तो अव्यवस्था रहता और अनियमितता रहता है। क्या? अनियमितता रहता है जो नहीं दर्शाया जा सकता। क्या? अव्यवस्था मतलब नहीं व्यवस्थित रहता है, अव्यवस्था और अनियमितता रहती है, वो एंट्रोपी कहलाती है। क्या? एंट्रोपी। और एंट्रोपी का फार्मूला होता है डेल एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन में टी। अब टी हो गया टेम्परेचर, डेल एस हो गया क्या? ये जो है एंट्रोपी, वो हो गया क्या? डेल एस। और ये जो है टी डी क्यू, ये डी क्यू क्या हुआ? डी क्यू क्या हुआ आप सभी बताइए? स्थानांतरित ऊष्मा हुआ। क्या? स्थानांतरित ऊष्मा हुआ। क्या? स्थानांतरित ऊष्मा हुआ, यानी कि स्थान में जो बदलाव होगा वो स्थानांतरित ऊर्जा हो गया। ठीक इस तरह से एंट्रोपी हुआ। एंट्रोपी और एंट्रोपी का भी एक इसमें यह भी होता है, ताप अगर बढ़ाया जाएगा, एंट्रोपी में अगर ताप बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी का जो मान होगा वो बढ़ेगा। ताप जितना बढ़ाएंगे उतना एंट्रोपी बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पे क्या होता है? एंट्रोपी बढ़ती है। क्या? ताप बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ता है। एंट्रोपी में अगर क्वेश्चन पूछेगा एंट्रोपी में ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, एंट्रोपी में ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप सभी को बताना है ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी का मान बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक, आगे चलिए इससे आगे। तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम कहता है कि बताता है पूर्ण शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो का मान तापमान पर एंट्रोपी शून्य होती है। क्या? तापमान एब्सोल्यूट जीरो पे तापमान पर एब्सोल्यूट जीरो पूर्ण शून्य तापमान पर, पूर्ण शून्य या मतलब एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर जो है ना एंट्रोपी का मान जीरो हो जाती है। कितना हो जाती है? जीरो हो जाती है। कितना हो जाती है? जीरो हो जाते हैं। एंट्रोपी का मान कितना हो जाते हैं? एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाती है। ये थर्ड नियम कहता है। ठीक इस तरह से ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत। आप सभी को एक बात बता दिया जाए, ये चैप्टर खत्म होते ही 30 to 50 क्वेश्चन, ये चैप्टर बड़ा है। क्या ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें 50 क्वेश्चन लगभग में आने वाली हैं। तो आप सभी अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो ये सारी कंटेंट जो है फ्री में मिलेगी। उसके साथ साथ अभी जो हम आप सभी को समझा रहे हैं ये भी फ्री में मिलने जा रहा है। तो आप सभी चाहिए जुड़ने का तो जुड़ सकते हैं। आप सभी को पूरी ये जो है रणनीति 2026 के लिए तैयारी जो किया जा रहा है ये आप सभी को मिलने जाएगा। तो अगला होता है ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या क्या इसका प्रिंसिपल है ऊष्मागतिकी का, थर्मोडायनामिक्स का? तो चलिए जानते हैं। ऊष्मागतिकी का मुख्य रूप से 3 चीज़ों में केंद्रित किया गया, मतलब 3 चीज़ों में विभाजित किया गया है। 3 चीज़ों पे बात होगी। क्या? केंद्रित मतलब उस चीज़ पे गौर करना, केंद्रित मतलब उस चीज़ पे अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऊष्मा पे पढ़ना पड़ेगा जिसको हीट बोलते हैं, कार्य वर्क पे पढ़ना पड़ेगा और ऊष्मा ऊर्जा पे पढ़ना पड़ेगा, यानी एनर्जी कैसे मिलती है। ऊष्मा, वर्क और ऊर्जा ये तीनों के बारे में बताती है कौन? थर्मोडायनामिक्स। और इसमें अगर देखा जाए कि ऊर्जा न तो एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे हस्तांतरित होता है, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कैसे होता है, ऊर्जा जो होती है, ऊष्मा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कैसे होती है। जैसे आप सभी पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो हीट करने वाली जो प्रोसेस है उसमें क्या हुआ, एनर्जी मिला पानी को, क्या दिए ऊर्जा, यानी कि आग दिए जिससे पानी गर्म हुआ। पानी गर्म होने के बाद ऊष्मा निकला, क्या निकला? हीट निकला, ऊष्मा निकला। ये क्या हुआ? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। यही क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। क्या? थर्मोडायनामिक्स। इस तरह से ऊष्मागतिकी का नियम क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम क्या होता है। ऊष्मागतिकी न तो किसी
ऊष्मागतिकीय में हम किसी भी वस्तु को क्षेत्र का निकाय मतलब सिस्टम मानते हैं, क्षेत्र का निकाय मानते हैं। जो क्षेत्र में रहता है उसको वह मानते हैं, मतलब क्षेत्र का निकाय सिस्टम मानते हैं। वस्तु या क्षेत्र का निकाय मानते हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है, क्या जिसका अध्ययन हम किया जा रहे हैं, उसके चारों ओर हिस्से में परिवेश मतलब सराउंडिंग होता है। एक चीज़ समझ में आप सभी को नहीं आया होगा, ये जो ऊष्मागतिकीय का निकाय पढ़े थर्मोडायनामिक सिस्टम, सराउंडिंग यहाँ पे दिया है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक कमरा है, क्या कमरा है और इस पूरा पैक है, तो ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। इसमें कोई जा आ नहीं पा रहा, ना तो हवा का एक भी कण जा रहा, ना ही कुछ जा रहा, तो इसमें पूरा प्रवाहित बंद कर दिया गया। क्या प्रवाहित बंद कर दिया गया, ये क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक्स कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ये सराउंडिंग हो गया, क्या सराउंडिंग हो गया। इनके चारों ओर ना ही कुछ चीज़ का प्रभाव हो रहा है और ना ही कुछ चीज़ जा रहा अंदर, यह क्या हो गया, सराउंडिंग अवस्था हो गया। यही ऊष्मागतिकीय का सिस्टम हुआ, क्या निकाय हुआ। अगला कहता है खुला निकाय क्या होता है और बंद निकाय क्या होता है। ये सराउंडिंग वाला बंद हो गया, खुला जिसमें अगर गेट खुला रहेगा वह क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक ऐसा निकाय जिसमें परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो। ऊर्जा और द्रव्यमान यानी कोई वस्तु को लेके जा भी सकते हैं, और ऊर्जा मतलब उसमें एनर्जी भी हो, यानी कि ले जाने में एनर्जी भी लगे, तो ये आदान प्रदान चलती रहती हैं। ये क्या कहलाते हैं, खुला निकाय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक खुला बीकर में जिसमें पानी उबल रहा है, यानी खुला बीकर है, ये खुला बीकर है, इसमें पानी जो है उबल रहा है। क्या पानी जो है उबल रहा है, ये नीचे से भाप लग रहा है, क्या भाप लग रहा है, आग लग रहा है, जिसके कारण पानी उबल रहा है। और उष्मा और भाप जो हो गया द्रव्यमान हो गया, भाप क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। उष्मा जो निकल रहा है ऊपर, उष्मा जो है निकल रहा है जो ऊपर, ये क्या हो गया, उष्मा हो गया। दोनों बाहर जा रहा है, क्या दोनों बाहर जा रहा है। आग भी बाहर जा रहा है, भाप भी बाहर जा रहा है, उष्मा भी बाहर जा रहा है। उष्मा क्या चीज़ को बोलते हैं, भाप को ही बोलते हैं। भाप क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसमें कुछ वेट होता है। अगर आप सभी ऊपर से कोई थाली लगा दे तो वहाँ पे जो पानी स्टोर होगा ना, तो उसमें वही द्रव्यमान हो गया, मतलब जितना स्टोर हुआ वही द्रव्यमान हो गया। ठीक, ये आप सभी को खुला निकाय समझ में आया। इस तरह से बंद निकाय के बारे में चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। बंद निकाय क्या होता है, ऐसा निकाय जो केवल उष्मा का आदान प्रदान हो, क्या उष्मा का जाए आय होना हो, लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव ना हो, क्या द्रव्यमान में कोई बदलाव न हो। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि अगर उष्मा का आदान प्रदान होगा और द्रव्यमान वही रहेगा तो वह ढका हुआ बीकर रहेगा, क्या ढका हुआ बीकर रहेगा। एक बंद ढक्कन वाला बीकर जिसमें पानी उबल रहा होगा, पानी क्या होगा, उबल रहा होगा, पानी उबल रहा होगा, और जो है उष्मा उसके ऊपर बाहर वाले जो परत रहती है उसमें टकरा करके अंदर ही रह जाए, लेकिन भाप जो है अंदर ही रह जाता है, उष्मा बाहर निकल जाता है। क्या उष्मा जो है बाहर निकल जाएगा, लेकिन भाप जो है अंदर ही रह पाता है। जो द्रव्यमान हो गया, भाप हो गया, वो अंदर ही रह जाता है, लेकिन उष्मा जो हवा जो निकलते रहता है वो बाहर आ जाएगा। ये बंद निकाय हो गया। अगला होता है सोलेटेड सिस्टम, क्या विलगत निकाय, क्या विलगत निकाय, सोलेटेड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होती है, यह एक ऐसा सिस्टम होती है, यह एक ऐसा निकाय होता है जिसमें प्रवेश के साथ न तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा। क्या न तो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा और ना ही द्रव्यमान का ऊर्जा आदान प्रदान होगा। वह क्या कहलाएगा, विलगित निकाय कहलाएगा। क्या विलगित निकाय कहलाएगा, सोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। उदाहरण के लिए पूर्ण रूप से इंसुलेटेड थर्मस बोतल, यानी आप सभी थर्मस बोतल देखे होंगे। क्या थर्मस बोतल जिसमें पानी अगर जिस अवस्था में हम रखते हैं, ठंडा तो ठंडा, गर्म तो गर्म, तो वो उसी अवस्था में रह जाती है, उसी को क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहता है, सोलेटेड सिस्टम। इसमें ना कोई द्रव्यमान का बदलाव होता है, ना ही ऊर्जा का बदलाव होता है। आप सभी तीनों नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप सभी को बता दीजिए आगे चल रहा है, क्या आगे चल रहा है, आगे है ऊष्मागतिकीय का नियम।
लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकीय का नियम ऊष्मागतिकीय के आधार और उसके ऊर्जा के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। क्या ऊष्मागतिकीय का नियम क्या कहता है? यह जो कहता है कि उसका क्या आधार है, उसमें थर्मोडायनामिक्स का क्या आधार है और ऊर्जा का व्यवहार कैसे रहता है, क्या एनर्जी का व्यवहार कैसे रहता है और उस पर कैसे हम नियंत्रित मतलब कि रखरखाव कर सकते हैं, कि उसको कैसे हम रखरखाव कर सकते हैं, कैसे उसको एक अवस्था में रख सकते हैं जो एक निश्चित तौर पे रहेगा, वह क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकीय का नियम। और ऊष्मागतिकीय का कुछ नियमें होती हैं। क्या ऊष्मागतिकीय का कुछ नियमें होती हैं? तो चलिए यह नियम जानते हैं, पूरी जानकारी बेहतरीन तरीक़ा से प्राप्त करेंगे। जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन क्लास और ख़ास होने वाली है 2026 के लिए। तो चलिए इसमें क्या कहता है? शून्य नियम कहता है, जीरोथ लॉ का क्या कहता है? यह नियम जो होती है ना ऊष्मा के समव्यवस्था मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताता है। क्या थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताता है, उसमें समय व्यवस्था को बताता है। क्या समय व्यवस्था को बताता है, यह अवधारणा को बताता है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम की अवधारणा को बताती हैं जो उनके बारे में लिखा गया है। जैसे कुछ नियम दिया गया है, यदि दो निकाय पहला ए दूसरा बी और तीसरा निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मा की समव्यवस्था होती है। क्या ये तीनों मतलब हम पानी 3 बीकर में गर्म करते हैं तो तीनों बीकर में लॉ अगर अलग अलग देंगे तो अलग अलग तरह से गर्म होगा। तो यही कहता है कि अलग अलग ऊष्मा के समव्यवस्था में होता है तो वे आपस में भी ऊष्मा की समव्यवस्था में होगी। क्या ये तीनों अलग अलग होगा तो ये तीनों अगर जोड़ दिया जाएगा तो यह क्या कहलाएगा? जीरोथ नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरोथ नियम कहलाएगा। क्या है कि तीनों का अलग अलग समय व्यवस्था है। क्या समय व्यवस्था है, अगर एक साथ मिला जाएगा तो ये एक नियम कहलाएगा जो जीरोथ लॉ कहलाएगा। क्या जीरोथ लॉ कहलाएगा। इसका एक सरल शब्दों में समझे तो एक सेकेंड जान लीजिए, यहाँ पर लिखा गया, यदि दो वस्तु किसी तीसरे वस्तु के समान ताप पर हैं। क्या दो वस्तु और तीसरे वस्तु के समान ताप पे हैं, मतलब कि दो वस्तु का तापमान और तीसरे वस्तु का तापमान तीनों का बराबर हो तो वे दोनों आपस में भी समान तापमान पर होगी और यह नियम तापमान के मापन के आधार पे है। क्या ये नियम जो है तापमान के मापन के आधार पे है, मतलब कि दो आदमी का जो टेम्परेचर है तीसरे आदमी को भी मिला दिया जाएगा तो तीनों आदमी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एक बराबर श्रेणी में आ जाएगा। क्या एक बराबर श्रेणी में आ जाएगा। अगला नियम कहता है प्रथम नियम, जो फर्स्ट लॉ आता है, यह क्या कहता है? यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। ये पहले भी पढ़े थे। प्रथम लॉ एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का है का एक रूप है। क्या प्रथम लॉ जो होते हैं ऊष्मा संरक्षण का नियम है। यह नियम कहता है किसी निकाय का आंतरिक ऊर्जा मतलब कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय में दी गई ऊष्मा मतलब क्यू ऊष्मा को क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। पहले भी देखे थे, स्थानांतरित ऊष्मा हुआ और ऊष्मा सिर्फ क्यू को ऊष्मा बोलते हैं और डी क्यू को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित ऊष्मा। और निकाय के लिए किया गया कार्य W, निकाय के लिए किया गया जो कार्य होता है, जो कार्य किया गया उसको W से डिनोट करता है कि योग के बराबर होता है। इनके और इनके योग के बराबर होता है, मतलब Q और W के योग के बराबर होता है। किसके? आंतरिक ऊर्जा बराबर ऊष्मा और काज के बराबर होता है। काज के योग के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए योग मतलब जोड़ है, योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव होता है। इसको सरल शब्दों में समझे तो ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है, पहले भी पढ़े थे। ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। क्या ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। ये पहले भी पढ़े, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को बढ़िया से अगर कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा ही होगा। लेकिन नोट्स किस तरह से तैयारी करना है, जैसे फर्स्ट क्लास हो गया 30 क्वेश्चन, ये
जो सेकेंड क्लास 30 to 50 क्वेश्चन लेके आया जाएगा, तब आप सभी को बताया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको अलग पेज में लिखना है, और ये जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसको अलग से नोट्स करना है। और दोनों को जब सम्मिलित करिएगा, मतलब दोनों को पढ़िएगा, तो आप सभी को एक अलग से दुनिया देखने को मिलेगा, मतलब एक अलग से आप सभी को जानकारी मिलेगी कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं, क्या हाँ हम कुछ पढ़े हैं। तो अगला देखते हैं द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या कहता है, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह नियम प्राकृतिक प्रक्रियाओं की दिशा को बताता है। क्या यह नियम जो होते हैं प्राकृतिक में जो प्रक्रिया होती है उनके नियम को दर्शाते हैं। जैसे अभी पढ़ने वाले हैं किसी विलगित निकाय, विलगित मतलब पहले पढ़े थे, विलगित निकाय क्या होता है, क्या विलगित निकाय क्या होता है ये अभी पढ़े हुए हैं। और एंट्रोपी, क्या एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था, अव्यवस्था अभी भी पढ़े हैं, एंट्रोपी अभी पढ़े हैं। अव्यवस्था यानी अव्यवस्था मतलब व्यवस्थित नहीं रहता, हमेशा बढ़ती है। क्या विलगित निकाय और एंट्रोपी जो है हमेशा बढ़ती रहती है, स्थिर या स्थिर रहती है, या कभी घटती नहीं है। क्या या कभी घटती नहीं है, मतलब ये तीनों चीज़ में परिवर्तित होती रहती हैं। क्या ये दोनों जो है तीनों चीज़ में परिवर्तित होती हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है संजर्व सन यूनिवर्स, क्या सन यूनिवर्स डेल सन यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, क्या ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसमें यह कह रहा है, मतलब इसमें यह कह रहा है कि एंट्रोपी इसे किसी भी निकाय की अव्यवस्था या व्यतिरिक्तवी मतलब डिसऑर्डर, क्या डिसऑर्डर के माप के रूप में समझा जा सकता है। मतलब कि एक अव्यवस्था या डिसऑर्डर मतलब जिसको ऑर्डर में नहीं लिखा जा सकता है, डिसऑर्डर, क्या डिसऑर्डर। और अव्यवस्था मतलब जिसको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, उसको साझा करने के लिए, मापने के लिए ये सेकेंड लॉ के अनुसार हम कर सकते हैं। क्या सेकेंड लॉ के अनुसार कर सकते हैं। सरल शब्दों में समझे तो ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में होती है। क्या ऊष्मा जो है गर्म अवस्था में रहती है, उसको ठंडा अवस्था में अगर सराउंडिंग में छोड़ दिया जाए तो उसी व्यवस्था में लेगा, लेकिन अपने ये जो इन्वायरमेंटल में छोड़ दिया जाएगा तो वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन और जो है स्वतः प्रवाहित होती हैं। क्या स्वतः प्रवाहित होती हैं मतलब कि उसमें खुद से प्रभावित होती हैं, हवा का खुला में रहेगा तो हवा होगा। और कोई भी स्वतः होने पर प्रक्रिया में अव्यवस्था एंट्रोपी को बढ़ाती है। क्या एंट्रोपी को बढ़ाती है। आप सभी पढ़े थे, अगर ताप बढ़ाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ताप घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी। क्या ताप घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी। तो प्रक्रिया अव्यवस्था रहेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, प्रक्रिया जो अव्यवस्था रहेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ये सभी आप सभी को समझ में आना चाहिए। और इसको जो है अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया, और अभी जो है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो आप सभी को बताया भी जाएगा। क्या आप सभी को बताया भी जाएगा। ये जो है डॉट क्लास भी चलेगी। क्या इन सारे पे डॉट क्लास आपके सामने में आके चलेगा, आपके सामने में आके चलेगा, जिसमें आप सभी पूरी तरह से पूछ सकते हैं। और आपको किया भी जाएगा, लाइव क्लास किया भी जाएगा, आपके साथ जुड़ के आपको डॉट को पूरा बेहतरीन तरीक़ा से समझाया जाएगा, जिससे आपको ना कोई प्रॉब्लम है। थर्ड लॉ क्या कहता है, तीर्थ थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ, यह नियम कहता है शून्य तापमान और एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ये जो थर्ड लॉ जो है शून्य तापमान और एंट्रोपी दोनों को परिभाषित करता है, मतलब दोनों को बताता है। थर्ड लॉ जो है एंट्रोपी को भी बताता है और शून्य तापमान को भी बताता है। इसका नियम होता है किसी भी पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी और परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। परम शून्य ताप को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पर शून्य होती है। क्या होती है, पर शून्य होती है। इन दोनों पे पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस और परम शून्य तापमान पर क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी पर पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी और परम शून्य तापमान पर शून्य होती है। क्या शून्य होती है। और इसका जो सरल शब्दों में समझे तो हम किसी वस्तु का जो निकाय जो होती है पूर्ण अवस्था से परम शून्य तापमान पर शून्य मान सकते हैं। क्या
पूर्ण अवस्था को परम शून्य तापमान पर, पूर्ण अवस्था को परम शून्य तापमान पर, क्या पूर्ण अवस्था में जो रहेगी, अवस्था में रहेगी, पूर्ण अवस्था में रहेगी, अवस्था में रहेगी, उनको शून्य तापमान पर, क्या शून्य तापमान पर शून्य मान सकते हैं, मतलब शून्य लिख सकते हैं, क्या शून्य लिख सकते हैं। यही यह नियम बताती है, क्या यही यह नियम बताती है। अगला आप सभी का सामने आ रहा है, अगला आप सभी के सामने आ रहा है ऊष्मागतिकी का फलन, क्या ऊष्मागतिकी का फलन, थर्मोडायनामिक्स फंक्शन क्या क्या होती है, क्या थर्मोडायनामिक्स फंक्शन क्या क्या होती है। यह कुछ राशियाँ होती हैं जो किसी निकाय की व्यवस्था को दर्शाता है, मतलब किस तरह से अवस्था में रखा जाए कि वह फलन कहलाता हो, फंक्शन कहलाता हो। फंक्शन मतलब आप सभी जान ले कि जैसे कि किसी को एक्यूरेट करना, सही करना फंक्शन कहलाता है। किसी तरह को एक लाइन बाय लाइन डिफाइन करना, ये फंक्शन कहलाता है। तो एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंथैल्पी को एस से डिनोट करते हैं, क्या एंथैल्पी को एस से डिनोट करते हैं। यह निकाय किसी कुल ऊष्मा की सामग्री को बताता है, क्या कुल ऊष्मा मतलब कि जितना ऊष्मा होगा उसकी सामग्री, मतलब कि उसको कैसे रखा गया है, उनके बारे में एंथैल्पी बताती है। क्या बताती है, एंथैल्पी बताती है। यह एक स्थिर दाब है, क्या है, यह एक स्थिर दाब पर ऊष्मा का परिवर्तन को दर्शाता है। क्या स्थिर दाब पे ऊष्मा का जो परिवर्तन होगा, एक स्थिर दाब रहेगा जिसमें ऊष्मा का जो परिवर्तन होगा उसको दर्शाता है एंथैल्पी। कौन दर्शाता है, एंथैल्पी दर्शाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा में परिवर्तन को एंथैल्पी में परिवर्तन, होने वाले ऊष्मा में परिवर्तन को एंथैल्पी में परिवर्तन द्वारा मापा गया है। क्या एंथैल्पी में परिवर्तन के द्वारा मापा गया है। यहाँ पे जो ए एच लिखा गया, ए एच नहीं होगा, डेल एच होगा, क्या डेल एच होगा, में द्वारा मापा जाता है, क्या इसके द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, क्या यहाँ पे लिखा भी गया है। और गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को एस से डिनोट करते हैं। ये आप सभी नोट करते जाइए, इसको एक कॉपी में बनाना है, क्या इसको एक कॉपी में बनाना है। यह वह ऊर्जा है, यह वह ऊर्जा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए उपलब्ध होती है और किसी प्रक्रिया को स्वतः परिवर्तित, मतलब कि स्पॉन्टेनिटी को निर्धारित करता है। क्या परिवर्तितता को दर्शाता है, क्या स्वतः परिवर्तितता को दर्शाता, निर्धारित करती है, वो क्या कहलाता है, गिब्स मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कहलाते हैं। क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। यह एक वह ऊर्जा होती है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में करने के लिए उपलब्ध जो होती हैं, करने के लिए जो कोई उपलब्ध होती है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज़ का उपलब्ध, जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया हो रही है, इस चीज़ को ये चीज़ से घटाएंगे तो एक कुछ नियम बन के आएगा, इसका वैल्यू आएगा, क्या इसका वैल्यू आएगा, इसका नाम क्या है, गिब्स नाम है। क्या कुल गिब्स, ये जो लिखा गया है डेल जी, इसको कुल गिब्स बोलते हैं। क्या कुल गिब्स बोलेंगे। और इसमें जो होती है, इसका जो अलग अलग ये जो लिखा गया है, इन तीनों का अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर लेस देन रहेगा, डेल जी लेस देन रहेगा, क्या डेल जी लेस देन रहेगा, तो इसका अभिक्रिया स्वतः होगी, मतलब कि खुद से हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्या स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और लेस देन और ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्या ग्रेटर देन शून्य रहेगा, जीरो रहेगा, तो इसका जो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, क्या स्वतः नहीं होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। और जो इक्वल होगा, ए जी का इक्वल होगा, यानी कि डेल जी का इक्वल होगा, क्या ये जो ट्रायंगल टाइप का है, इसको क्या बोलते हैं, डेल जी का इक्वल जीरो के बराबर होगा, तो ये एक समय व्यवस्था में होगा। क्या समय व्यवस्था में होगा, जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन, समय व्यवस्था को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यह एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब इस व्यवस्था में चलती रहेगी। क्या इस इक्विलिब्रियम मतलब होता है बराबर, यानी मतलब इस व्यवस्था में चलती रहेगी। इक्विलिब्रियम मतलब हो जाता है चारों, यानी कि जितना पार्ट होगा वो सारे बराबर होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, तो उनको क्या बोलते हैं, समय व्यवस्था बोलते हैं। क्या समय व्यवस्था बोलते हैं।
आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आज की क्लास ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। और आप सभी को बता दिया जाए कि अगले क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यही